हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, इट्स नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, और जैसा कि शुरुआत में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर और यहां पर दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिसिटी दोनों जगह है, दोनों जगह चार्ज से रिलेशन है, चार्ज की बात है। लेकिन जब हम चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट स्टडी करते हैं तो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जब हम चार्ज की रेस्ट की कंडीशन डिस्कस करते हैं देन इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब हम चार्ज इन द स्टेट ऑफ मोशन स्टडी करते हैं देन इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। क्लियर? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं चार्ज इन द स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम जो इसका पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, बट क्वांटिटेटिवली क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए कहा गया है कि अगर कोई कंडक्टर है ये आपका, और इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और चार्ज के फ्लो के नॉर्मल है, चार्ज के फ्लो के नॉर्मल है। इन दिस कंडीशन करंट I is equal to Q by T। मतलब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन दैट कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई? चार्ज flowing per second through a cross section area perpendicular to the flow of charge in the conductor is electric current। Clear students? अब हम जब इस इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो मुझे मालूम है इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो मैंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। चार्ज के बारे में आपको मालूम है, चार्जेस आर ऑफ द टू टाइप्स, वन इज द पॉजिटिव एंड अदर इज द नेगेटिव। तो मान लीजिए कि किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं और किसी कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, तो प्लस चार्ज इधर मूव कर रहा है, किधर, टूवर्ड्स राइट, और नेगेटिव चार्ज भी टूवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है। तो अब मैंने आपसे जैसे कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट एंड बोथ आर द चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करंट तो समझ में आ गया, चार्ज पर यूनिट टाइम इज द करंट, मैथमेटिकल मेजरमेंट। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो करंट के डायरेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझिएगा कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है, लेकिन अगर वही
आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ व्हाट, योर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ प्लस चार्ज, और इस करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट while the direction of current is opposite to the flow of negative charges। और ये आपकी इसका डायरेक्शन क्या होता है? कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, नॉर्मली कंडक्टर्स में जो भी करंट हम लोग बात करते हैं दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में जो भी करंट की डिस्कशन करेंगे दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब जब ये हमारा करंट हो गया तो अब सबसे पहले बात आती है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, हम लोग किसी भी सर्किट में देखते हैं, जैसे ये करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, तो करंट के लिए एरो बनाते हैं ना, डायरेक्शन, ठीक है? और हम लोगों ने ये भी देखा है कि एक करंट एक करंट एक करंट, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 एम्पियर। देखिए, डायरेक्शन यहां पे भी दिया गया है, 3 एम्पियर की करंट और 4 एम्पियर की करंट इस पॉइंट पे आ रही है और यहां से आगे जा रही है 7 एम्पियर की करंट। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, 3 और 4 की आती है पॉइंट पे और जो यहां से जा रही है दैट इज आपका 7 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एल्जेब्रिक सम हुआ। अगर हम इसको I1 ले लें और इसको ले लें I2 और इसको ले लें I3, तो इसका मतलब I1 3, I2 4, I3 7, तो इसका मतलब I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और ये क्या है? दिस इज योर एल्जेब्रिक सम, ठीक है, ना कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज योर स्केलर क्वांटिटी, राइट? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये एरो हमको बताता है फ्लो ऑफ मोमेंट ऑफ प्लस और माइनस चार्ज, ठीक है? यानी फ्लो ऑफ मोशन ऑफ चार्ज बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो करंट इधर आ रही है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट आ रही है, ठीक है? किसकी वजह से करंट है? लेकिन ये केवल मोमेंट ऑफ चार्ज का डायरेक्शन बताता है, यानी करंट का डायरेक्शन बता रहा, लेकिन करंट आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर। तो बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज में छोटी छोटी बातें, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखाऊंगा नहीं, बोल रहा हूं, आप समझ लेंगे। एक और चीज देखिए, जैसे मैंने कहा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो इसको मैं यहां पे देखता हूं, ये क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी। इससे, इस रिलेशन से Q इज इक्वल टू आई टी, और इससे पहले आपने पढ़ रखा था Q इज इक्वल टू एन ई। यस, Q इज इक्वल टू आई टी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो आई टी इज इक्वल टू एन ई, यानी एन इज इक्वल टू आई टी बाय ई। आई क्या है? करंट, टी कितने टाइम तक फ्लो कर रही है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्ल्ड, एंड ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं वहां से टी टाइम में आपको फाइंड करना है, तो यूज दिस फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं, और आप इतना जो भी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिलहाल नोट कर लीजिए। वीडियो को जो चीज नहीं समझ में दोबारा देखिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो पॉज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हम सोर्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, तो हमने एक बैटरी ली है, बैटरी है सेल, जो भी समझिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि जब करंट फ्लो करेगी तो
इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो Na+ एंड Cl- में ब्रेक होगा। अब पॉजिटिव मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर और नेगेटिव मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, राइट। इसका मतलब जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स लगता है। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है Fn और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है Fe, ठीक है, राइट। तो अब ये चार्जेस मूव करेंगे कहां से, इस टर्मिनल से यहां तक या यहां से यहां तक, यही मैक्सिमम मूवमेंट तो हो सकता है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट डी होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन किया गया है द वर्क डन बाय द सोर्स, इस सेल की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द सोर्स in taking a unit positive charge from lower to the higher potential is EMF of the source। सोर्स क्या है, ये बैटरी या सेल जो भी लगा रखा हम लोगों ने, तो इसका मतलब EMF क्या हो गया, E is equal to W by Q। EMF E is equal to W by Q and students W क्या होता है, W is F into D by Q। यस, अब ये F क्या होगा, मान लीजिए टर्मिनल हमारा कहीं कनेक्टेड है ही नहीं, तो Fn और Fe इक्वल ही तो होंगे, ठीक है। ओपन सर्किट में Fn और Fe इक्वल होंगे, तो F को हम अगर हम Fn ले लें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मैंने डिफाइन किया है, मैंने यहां क्या डिफाइन किया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो Fn इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये और Fe दोनों बराबर है, ये फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे और चार्जेस दोनों बराबर होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस होते हैं ना, बोथ आर इक्वल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द आयंस आर सेम, राइट। तो Fn D by Q, और F क्या होता है, F इज योर QE into D and by Q। यस, F इज इक्वल टू QE। फोर्स क्या होता है, चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है भाई, अगर यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी ना, राइट। तो मैं कह रहा हूं F इज इक्वल टू QE और Q हो गया कैंसिल आपका, तो यू आर हैविंग EMF इज इक्वल टू E into D, but E is equal to V by D and therefore EMF E is equal to V by D into D, और कैंसिल हो गया, यानी EMF is equal to V। और इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन, यानी टर्मिनल्स कहीं से कनेक्ट नहीं है, यानी ये जो सेल या बैटरी लगा हुआ इसके टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं है, सर्किट ओपन है, उस कंडीशन में EMF will be equal to the maximum potential difference between these two terminals। बात समझ में आ गया, तो दिस इज द EMF का डेफिनेशन ये है, और हमने बता दिया कि ओपन सर्किट में EMF इसके बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, क्लियर। तो EMF का डेफिनेशन दे रखा है मैंने, EMF of the source, the work done by the source in taking unit positive charge from lower to higher potential is EMF of the source। और वैसे अगर कोई सर्किट जुड़ा हुआ है कंप्लीट और वहां EMF डिफाइन करना है, तो वहां पे EMF कहते हैं the work done in taking unit positive charge in complete circuit including the cell। मतलब ये बाहर के सर्किट में तो है ही है, उसके साथ साथ सेल के अंदर भी, इंक्लूडिंग द सेल। तो टोटल वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज द EMF, राइट। और यहां पे मैंने क्या जो डिफाइन किया, दिस इज EMF ऑफ द सोर्स एंड दैट इज इट, और EMF V के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा नोट कर लिए डेफिनेशन के साथ। E इज इक्वल टू W बाय
Q and this is the main definition. अच्छा, अब एक चीज और, EMF का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो अगर आपको लगता है फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, देन यू आर रॉन्ग. क्यों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेफिनेशन क्या कहती है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी W by Q, जूल पर कूलम. अगर हम इसका यूनिट देखेंगे तो जूल पर कूलम, और अदरवाइज इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं. यूनिट क्या हुआ? वोल्ट, राइट? जूल पर कूलम और वोल्ट. तो स्टूडेंट्स को पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए. स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की. देखिए, ओम्स लॉ कहता है, मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. मान लीजिए कंडक्टर है और इसके एंड्स के अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ही करंट फ्लो करेगी. यानी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. Right? इसका मतलब V proportional I. Right? जे स्टेटमेंट दिया V proportional I, यानी V is equal to IR. ठीक है? और ये आपका ओम्स लॉ है. अब यहां से आप देखिए, V अपॉन I इज इक्वल टू R. ठीक है? एंड दिस इज कांस्टेंट. ठीक है? तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज R एंड इज द रेजिस्टेंस. अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर एक V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो V और I के बीच का ग्राफ क्या आएगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन. ओम्स लॉ कंडीशन दी हुई है. ओम्स लॉ क्या? टेम्परेचर और अदर कंडीशंस अनचेंज रहती हैं. अदर फिजिकल कंडीशंस क्या है? लेंथ वही रहे, क्रॉस सेक्शन एरिया उस वायर का वही रहे, तब तो ये V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा एंड दैट विल बी टर्म्ड एज द रेजिस्टेंस. And the graph plotted will be a straight line. और स्ट्रेट लाइन बताता है कि यूनिफॉर्म, यानी V by I हमेशा, चाहे जो भी ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए V by I, V by I, V by I, every time it will remain constant provided temperature. यानी अगर सर्किट में कहीं करंट फ्लो कर रही है तो आप जब मेजरमेंट ले रहे हैं V और I का, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, कि V और I मेजर किया, तुरंत स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद फिर से प्लग लगाया, फिर अगले उस पे V और I मेजर किया, फिर स्विच ऑफ कर दिया. क्यों? अगर लगातार करंट फ्लो करती रहेगी उसमें तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको मालूम है, और जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो वायर हो जाएगा हॉट. और आप एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो देखोगे V अपॉन I विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. और इसीलिए ओम के स्टेटमेंट बताया गया है, जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया था, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. This is experimental fact that V upon I is constant and that is termed as the resistance. तो ये रेजिस्टेंस हो गया. ठीक, V upon I ये कांस्टेंट है. अब यूनिट क्या होगा? ये क्या है? वोल्ट पर एम्पियर. ये है रेजिस्टेंस. तो R क्या हो गया? रेजिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को क्या डिफाइन करेंगे? हाउ यू डिफाइन रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस. स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस मींस हिंड्रेंस इन व्हाट? कंडक्टर में फ्लो क्या कर रहा है? मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. दैट में बी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज. नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. तो हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज इज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इज, इट is the hindrance in flow of electron oblique
चार्ज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब ये हिंड्रेंस है, रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू V बाय I, राइट। अब हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ R क्या होता है, V का वोल्ट पर एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, और या हम इसे कहते हैं ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब मैं डिफाइन किए दे रहा हूं, यहीं पे डिफाइन कर देता हूं कि 1 ओम है क्या। V और I का ग्राफ आपने देख लिया, स्ट्रेट लाइन है, और इस तरीके के ग्राफ को हम ओमिक ग्राफ कहते हैं, ओमिक कर्व। ठीक है, ओमिक ग्राफ में V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। अगर ये हमारा जो कर्व है ऐसे ना करके टर्न कर जाए तो ये क्या ओमिक कर्व है, नहीं, ये नॉन ओमिक ग्राफ होगा, राइट। तो हम केवल अभी इस समय ओमिक ग्राफ की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन। और रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब कहते हैं व्हाट इज योर 1 ओम। अगर आपको कहा जाए कि 1 ओम डिफाइन करिए स्टूडेंट्स, तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखिए, R रेजिस्टेंस है, V अपॉन I, V 1 वोल्ट, I 1 वोल्ट, तो R क्या हो जाएगा, 1 ओम। इसका मतलब अगर 1 ओम डिफाइन करना है तो कहते हैं कि 1 ओम is the resistance of a conductor in which when we apply potential difference of 1 volt and 1 ampere current flows through it, right। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड पर लगाने पर 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कर रही है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। यस, बात समझ में आ गया, सबको बात समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ओम्स लॉ और ये हमने बात किया रेजिस्टेंस की। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और पूरा कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब मैं बताने जा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, दैट्स रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो क्या सभी मेटल्स का रेजिस्टेंस सेम होगा, आप सोचिए। सेम आइडेंटिकल 2 वायर हैं अलग अलग मेटल के, तो क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, भाई रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस। और मेटल कोई किसी की डेंसिटी कुछ होती है, किसी की डेंसिटी कुछ होती है, वेरिएशन होता है, ठीक है ना, डेंसिटी में वेरिएशन होता है, तो इस हिसाब से हिंड्रेंस भी अलग अलग होगा। इसका मतलब हर मेटल का अलग अलग मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नाइक्रोमिक एलॉय है और उसका रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस का अबाउट 60 टाइम्स होता है, ठीक है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस का 60 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि रेजिस्टेंस सबका सेम नहीं होता। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है मैं बता दूं, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से बनाते हैं, और अगर रेजिस्टेंस को यूं बना करके हमने यूं कर दिया तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हमारा है फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, एक चीज और, जैसे इसी तरीके से बना करके और इसमें ये हमने इस तरीके से ड्रॉप कर दिया है, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर। दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर, राइट। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी
उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? हिंड्रेंस, थोड़ी देर का हिंड्रेंस कम होगा और लंबी दूरी का हिंड्रेंस ज्यादा होगा। वैसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखा गया कि नंबर 2, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। और तीसरा, ठीक, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल L/A, R प्रोपोर्शनल L/A। और जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहते हैं तो हम लगाएंगे कांस्टेंट R इज इक्वल टू रो L/A। और रो क्या है? रो इज द टर्म विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। तो पहले ही आपने देख लिया भाई कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओम्स लॉ में बताया गया था। जो अदर फिजिकल कंडीशन थी वो ये थी हमारी, राइट? इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ इसके प्रोपोर्शनल है और ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, राइट? तो अब हमको ये फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल टू रो L/A। और इससे अगर हम देखें तो रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है? तो रो इज इक्वल टू RA/L और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो मैं इसको फिर यहां लिख रहा हूं कि रेजिस्टिविटी कहते हैं RESISTIVI रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA/L। अब आप देखिए इसका यूनिट क्या होगा। ये हमारा रेजिस्टिविटी है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ रो। आर का यूनिट क्या है? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, दैट इज ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रो यानी रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हुआ? ओम मीटर। बात समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी का यूनिट हुआ ओम इनटू मीटर। अच्छा, अब कहते हैं कि रो इज द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या यही सफिशिएंट है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए या कुछ और बात होगी? तो कहते हैं, देखो स्टूडेंट्स, देखिए कि अगर हम इसी में if L is equal to 1 meter and A unit and A is equal to 1 unit square, ठीक है? लेंथ 1 हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो तो रो क्या हो जाएगा? Therefore रो is equal to R into 1/1, that is रो is equal to R, रो इज इक्वल टू R। और इसका मतलब क्या हुआ? अब हम डिफाइन करेंगे किसको? रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। और ये क्या है? कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ unit length having unit cross section area। Clear? फिर से बताता हूं, the specific resistance or the resistivity of a conductor is, आप पेन नोट निकाल लीजिए, नोट करिए, specific resistance of a conductor is equal to its resistance या is equal to the resistance of a wire of unit cross section area and unit length। क्लियर? और इसका यूनिट क्या हो गया? रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो वैसे ही जब मैंने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ये आ गया और इससे हमने निकाला रेजिस्टिविटी।
अब रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर द रजिस्टिविटी विल डिपेंड। कहते हैं रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, फिर डिपेंड किस पे करेगी, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी, लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज आपने करंट के बारे में जानकारी प्राप्त की एंड यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रिमेनिंग हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को पॉज करके बार बार जो डेफिनेशन मैंने डिफाइन किया रेजिस्टिविटी का वो भी देखिएगा, और ये रेजिस्टिविटी लेंथ पे या क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करती है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, देखिएगा और ध्यान से इसके नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो पॉज करके नोट करिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट करिए।